तब आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम लोग देखते हैं मौर्य कला, और रिजल्ट तो जल्दी ही आने वाला है। आज कल में रिजल्ट आ जाएगा। मौर्य कला इस बार आप लोगों के अनुसार महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसमें सब आप लोग जानते हैं। हम उसी चीज़ को थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे और प्रश्न जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। बाकी सब आप लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ एक मैंने ये खाका तैयार किया है, एक कि जो आंसर है उसका विभाजन कैसे करें। ठीक है। तो एक भूमिका जो आप लोग लिखते हैं, लिखना है। उसके बाद जैसे विभाजन, विभाजन में मैंने देखा यहाँ जो भी मार्केट में किताबें हैं या नोट्स हैं उसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया है। जैसे आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे, ठीक, उसमें सिक्का निर्माण कला रहता है मौर्य कला के संदर्भ में, लेकिन यहाँ मार्केट की किताबों में ये चीज़ें नहीं है। तो ध्यान देना है, इसको भी जोड़ेंगे आप तो 1-2 अंक बढ़ेगा। दूसरा कि जैसे मूर्ति कला, तो मूर्ति कला को 2 रूपों में देखा जाता है। एक तो जो लोक कला के अंतर्गत है, और दूसरा जो राजकीय मूर्ति कला, जो राजकीय संरक्षण में मूर्तियां बनी, जैसे स्तंभ शीर्षों पर जो मौर्यकालीन स्तंभ थे उनके स्तंभ शीर्षों पे जो मूर्तियां हैं एक्चुअली वो राजकीय कला से संबंधित हैं। लोक कला में भी हैं। जैसे देखें मूर्ति कला, तो इसमें मुख्य रूप से प्रस्तर और मिट्टी की मूर्तियां बन रही थी। तो ये चीज़ें जो आप सब जानते हैं उसमें कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तो एक भूमिका लिखेंगे। भूमिका में 2 चीज़ें मुख्य रूप से रहेंगी कि इस समय से मौर्य काल से आके भूमिका में ये आप बता दें कि जो भी कला का रूप है वो व्यवस्थित होने लगा है। इससे पूर्व आप देखेंगे तो जो वैदिक एज है या उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कला के विविध रूप दिखते हैं, लेकिन उनमें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनको अनुमानतः किया जाता है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। यहाँ से आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी। दोनों को जब आपको रिलेट करते हैं तो एक स्पष्ट खाका अपने यहाँ कुम्हार में तो है ही। एक राजप्रसाद का स्तंभ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो भूमिका में इस बात को स्पष्ट रूप से आपको रेखांकित करना है कि यहाँ से कला का स्वरूप क्या होने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है। ठीक है। दूसरा कि दोनों तरह का एविडेंस यहाँ से मिलता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। ये बातें स्पष्ट करनी है। एक और चीज जो यहाँ किताबों में नहीं है, जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप भूमिका लिखेंगे तो ये बताएंगे कि जो मौर्य कला विशेषकर जो राजप्रसाद से संबंधित है, जो उत्खनन कुम्हरार का हुआ, तो स्वतंत्रता पूर्व टाटा ने एक अनुदान दिया था और उस अनुदान में स्पूनर और वाडेल नाम के 2 अंग्रेज जुड़े रहे थे इसके उत्खनन से। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो इस उत्खनन से केपी जायसवाल जुड़े, और ये आप देख सकते हैं साइट पे जाके भी ये सारी चीजें उपलब्ध है। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, स्पूनर महोदय, वाडेल लाला संजू, स्वतंत्रता से पहले, और बाद में कौन जुड़े, केपी जायसवाल। इसको जोड़ देंगे तो 1 आध नंबर बढ़ेगा। दूसरा कि जब आप विभाजन करते हैं तो विभाजन को स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि सिक्का निर्माण कला उसका अंग है। इसको कहीं से भी भूल नहीं जाना है जो ऑथेंटिक किताबें लिखती हैं। अब इसको अगर अलग अलग करके देखें कि जो राजप्रसाद निर्माण कला है, तो इसमें बहुत सारे जो साहित्यिक स्रोत हैं ये विदेशी लेखकों का विवरण देते हैं कि जो राजप्रसाद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था वो कैसा था।
आप जानते हैं कि फाहियान पीटी में हम लोग पढ़ते हैं कि फाहियान कब आए थे? द्वितीय के समय, द्वितीय के समय, गुप्त काल में, लगभग 600 वर्षों बाद। तब भी उनको आश्चर्य हुआ कि ये राजप्रसाद आदमी नहीं बना सकता, इसे देवदूतों ने बनवाया। एकता बटान और सूसा के राजमहल से भी सुंदर था ये। तो ये सब आप जानते हैं। इसमें मैं केवल एक संशोधन करना चाहूँगा, जो मार्केट में किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो हॉल था वो 84 स्तंभों पे टिका हुआ था, इसको संशोधित कर लें। ये जो सरकारी साइट है वो बता रही है कि ये 80 स्तंभों पे टिका हुआ था। 4 जो स्तंभ थे वो पोर्च के थे, जहां आप गाड़ी या उस समय रथ लगाते होंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हैं ऑथेंटिक किताबों से लिखें और उसको बढ़िया से पढ़ें। बाकी आप जानते हैं कि ये कितना लंबा कितना चौड़ा था, कितना स्टेडिया, 80 स्टेडिया लंबा। ठीक, लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिण थी, चौड़ाई इसकी पूर्व से पश्चिम थी। तो 80 स्टेडिया लंबा और लगभग 15 स्टेडिया चौड़ा था ये। ठीक है, इसके चारों ओर सब आप लोग जानते हैं कि 600 फीट चौड़ी और लगभग कितने हाथ गहरी? 30 हाथ गहरी। ये जो फीट में लिखा हुआ है कि 30 फीट गहरी, ये फीट नहीं है, हाथ है ये। ठीक है, ऑथेंटिक किताबों के अनुसार 30 हाथ गहरी। अगर हाथ को फीट में बदलेंगे तो लगभग 45 फीट होगा। इसमें 44 द्वार थे और 570 भुज थे, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक, इसके अंदर का जो वर्णन करना चाहें वो आप कर सकते हैं कि हाँ इसमें लकड़ी से कैसी कसीदाकारी की हुई थी। तो ये राजकीय निर्माण कला या राजप्रसाद निर्माण कला के अंतर्गत, राजकीय कला के अंतर्गत ये हो जाएगा। दूसरा है कि स्तंभ निर्माण कला। तो स्तंभ निर्माण कला में ये ख्याल रखना है कि स्तंभ दो तरह के थे, एक लेख युक्त जिन पे कुछ न कुछ लिखा हुआ था और दूसरे सादे, है ना। अब जैसे सारनाथ का है तो वो क्या है, इसके अंतर्गत आएगा, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। ठीक, उस पे जो मूर्तियां बनी हुई हैं स्तंभों के शीर्ष पे, वो राजकीय मूर्ति कला के अंतर्गत, उसका विश्लेषण कर देंगे, है ना। तो अब जैसे एक बार पूछा गया सवाल कि जो मौर्य कला है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसका संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो जहां जहां बौद्ध धर्म से संबंधित, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो मौर्य युग है, इसका थोड़ा सा इतिहास आप लोग पीटी में पढ़ते हैं, जानते होंगे। तो बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, कौन कौन से शासक जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म से, ये जानते होंगे। तो उन शासकों के व्यक्तिगत जो धर्म होता है उसका कहीं ना कहीं शासन में प्रभाव पड़ता है। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव कहीं ना कहीं इन स्तंभों पे है, जो पूछा गया है आपसे। आप देखेंगे कि जो लेखयुक्त स्तंभ है उसमें से बहुत सारे राजकीय आदेश या बौद्ध धर्म के प्रचार किए गए। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म का प्रभाव है, आप इसको स्पष्ट करेंगे कि हाँ कैसे इन स्तंभों पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है ना। सारनाथ का स्तंभ है तो उस पे जो शीर्ष है, स्तंभ का शीर्ष, ठीक है, तो उसमें उसकी व्याख्या दोनों से की जाती है, अशोक से जोड़कर भी की जाती है और बौद्ध धर्म से भी जोड़कर की जाती है। ठीक है, तो ये प्रभाव होगा कि कैसे जो चक्र है वो महावीर निष्क्रमण का प्रतीक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, घोड़ा महावीर निष्क्रमण का प्रतीक है, शेर बुद्ध के शाक्य कुल के होने का प्रतीक है। तो ये बौद्ध धर्म का प्रभाव है, जो कहता है जो संघ वेद लेख है अशोक का, वो भी दिखाता है कि बौद्ध धर्म का जो स्तंभ थे या जो भी शिलालेख थे,
शिलालेख भी तो आ जाएंगे इसके अंतर्गत, कला के अंतर्गत। तो कैसे बौद्ध धर्म का उस पे प्रभाव था। बाकी आप जानते हैं कि स्तंभ में क्या होता है, आप बनाते हैं, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म से प्रभाव उसका जोड़ के समझना है कि कैसे कहाँ प्रभाव है। तीसरा, गुहा निर्माण कला। गुहा निर्माण कला में आप जानते हैं कि अशोक और उसके पोते दशरथ ने गुहा का निर्माण कराया था, यही अपने गया में, है ना, नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियों पे नागार्जुनी गुफा है, क्या क्या लोमस ऋषि गुफा है, सब आप लोग कर्ण चौपर गुफा है, सब जानते हैं। अब है क्या कि ये दो तरह के लोगों को दान में दिया गया था, एक बौद्धों को और दूसरे आजीविकों को, है ना। तो ये आप जब पढ़ते होंगे षड्दर्शन, तो उसमें पढ़ते होंगे यहाँ, तो इसको हटा देते हैं। अब जो बौद्धों को गुफाएं दान में दी गई, तो जब आप गुफा निर्माण कला पढ़ते हैं तो ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म का उस पर प्रभाव है कि नहीं। कहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, कहाँ वो पूजा करते थे, ये जब जोड़ देंगे तो बौद्ध धर्म का प्रभाव गुहा निर्माण पे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कभी हम लोग फिर डिटेल में बात करेंगे, आज बहुत फास्ट छोटे छोटे वीडियो हम लोगों को बनाने हैं। दूसरा है स्तूप निर्माण कला। इसका सीधा संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। उसमें भी आप सब जानते हैं बुद्ध के मृत्यु के बाद ही कुल 8 स्तंभों का, स्तूपों का निर्माण हुआ। ये क्या है, ठीक। तो हर्मिका छत्र आप लोग सब जानते हैं। मुख्य रूप से ये भी जानते हैं कि जो स्तूप निर्माण था वो क्या था, तो बुद्ध या उसको उनके जैसे महापुरुषों के जो अवशेष थे उनको यहाँ सुरक्षित रखा जाता था, पूजा के लिए रखा जाता था। तो इसका भी बौद्ध धर्म से आप जोड़ सकते हैं स्पष्ट, ठीक। अब आइए राजकीय मूर्ति कला। राजकीय मूर्ति कला, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया सारनाथ की, शीर्ष का, अन्य शीर्षों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लोहरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है, जितना है आप एग्जाम्पल दीजिए और उसके जो शीर्ष हैं जैसे उसको दिखाइए, है ना, उसका विश्लेषण कीजिए। इसी पे जैसे लोहरिया नंदनगढ़, उस पे क्या है, मयूर अंकित। इससे क्या है, मौर्यों के मौर्य वंश से या मयूर कुल से मयूर वंशी होने का पता चलता है। तो ये आप विश्लेषण कर ले जाएंगे। स्तूप निर्माण कला हो गया, गुहा निर्माण कला। अब सिक्का निर्माण कला, इस पे मैं कुछ बोलूंगा इसलिए कि जैसे इस समय में आहत सिक्कों का निर्माण होता था। आहत मतलब पंचमार्ग, इसमें सिक्के आहत हो गए। तो ये आहत सिक्कों का निर्माण, उस पे विभिन्न तरह की आकृतियां थी, चंद्र की, वृक्ष की, ठीक है, वो बताएंगे। और ये बताएंगे कि सिक्के का निर्माण, इस रूप में सिक्के का निर्माण होता था। और ये राजकीय कला के अंतर्गत सिक्का निर्माण भी एक कला है, ठीक। तो इतना कर लेंगे तो राजकीय कला हो जाएगा। अब है कि लोक कला। लोक कला में मृदभांड कला, मृदभांड निर्माण कला, इसको इग्नोर किया जाता है। ये जो मार्केट की किताबें हैं नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे आप लोग पीटी में मिलाते होंगे कि ऋग्वैदिक काल से संदर्भित जो मृदभांड है वो क्या है, OCP BIW, है ना, ठीक। उत्तर वैदिक काल नहीं, PGW, ठीक। और उसके बाद क्या, NBPW। तो ध्यान रखना है कि मृदभांड संस्कृतियों को इतिहास में अलग से पढ़ा जाता
ये भले ही इस काल की हैं लेकिन इनसे संदर्भित नहीं है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके जब ये मौर्य काल के समय मृदभांड बन रहे थे तो ये लोक कला के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग जोड़ सकते हैं इसको। ये ऑथेंटिक किताबें जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत NBPW को पढ़ा या लिखा जा रहा है। तो इसके बारे में बता सकते हैं NBPW मतलब नॉर्थ लेयर पेंटेड। हाँ, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड लेयर पॉलिश्ड, ठीक, उत्तरी काले चमकीले मृद, ठीक। तो ये लिख देंगे। अब मूर्ति कला, मूर्ति कला में इस समय लोक कला के अंतर्गत पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण होता था। तो सबसे फेमस है अपने यहाँ, जैसे बहुत जगह से मिली है, सबसे फेमस है कौन, चामर ग्राहिणी, है ना। इसको लेके आंदोलन हुआ था पटना में कि पुराने म्यूजियम में रहने दिया जाए, इसको नए म्यूजियम में शिफ्ट किया जा रहा था। तो चामर ग्राहिणी सबसे फेमस एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। मृण मूर्ति के अंतर्गत हर जगह लिखा हुआ है वो बालक का हंसता हुआ चेहरा बुलंदी बाग से मिला, है ना। बुलंदी बाग से ही एक और मैंने जोड़ दिया है उसमें कि एक स्त्री की मूर्ति मिली है जो अपने वेशभूषा और शरीर सौष्ठव में अप्रतिम है। जैसे हम लोग पाल कला में पढ़ते हैं ना कि एक स्त्री की मूर्ति मिली है जो ऐसे सिंदूर से मांग भर रही है, उसी तरह की मूर्ति है, लेकिन ये गतिमान है, ये चल रही है ना। तो ये बुलंदी बाग से दोनों है, स्वस्थ थी जिसमें हाँ। स्तंभ काफी बढ़िया से हाँ, जो शरीर सौष्ठव इसका बहुत सुंदर बना हुआ है। तो ये ओवरऑल ये हो जाएगा। अब है कि इधर आप पूछा हुआ है कि मौर्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण कला। तो भवन निर्माण कला जब आप लिखेंगे और मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बताएंगे तो इन सब पे बताएंगे भवन निर्माण कला का विश्लेषण करके। ये एक बार पूछे हुए हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला। तो मूर्ति कला को जैसे ही आपको लिखना हो तो क्या कर देंगे कि मौर्य कला को बताएंगे और उसके अंतर्गत फिर जैसे आप सब विभाजन करके बताएंगे फिर मूर्ति कला पे आ जाएंगे। तो मूर्ति कला को फिर दो भाग में बांट देंगे ऐसे, एक राजकीय मूर्ति कला, एक लोक कला के अंतर्गत जो मूर्ति कला है, ठीक। तो राजकीय में आप बताएंगे कि स्तंभ शीर्षों पे, शीर्ष वाला एग्जाम्पल, फिर यहाँ वही जो हम लोग देख रहे थे कि पत्थर की और मिट्टी की। अब एग्जाम्पल बढ़ा देना है कि मथुरा जहाँ जहाँ से मिली है, दीदारगंज वाली ये जो चामर ग्राहिणी है वो राजकीय कला के अंतर्गत आती है। इधर भी बहुत सारी पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, पटना और इसके आसपास। तो इस पे विशेष फोकस करेंगे, तो ऐसे बांट देंगे इसको तो अच्छा लगेगा, एक आध नंबर बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये समझने के लिए था कि कैसे क्वेश्चन को टेकल करें। बस आज इतना ही, फिर हम लोग क्लास में तो डिस्कस करते ही रहते हैं।